Good morning, Class 8th. So, students, in this class, we are going to start our chapter number 2 from trade to territory, which is related to our history portion. हम लोग हिस्ट्री की पोर्शन से स्टार्ट कर चुके थे हमारी क्लासेस को एंड वी हैव डन चैप्टर नंबर फर्स्ट इन द प्रीवियस क्लास. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर सेकेंड. अब इस चैप्टर की स्टार्टिंग से हम लोग हिस्ट्री की तरफ मुड़ गए हैं. पहला इंट्रोडक्टरी चैप्टर था कि आपकी पूरी बुक के अंदर क्या क्या लिस्टेड है. इस चैप्टर से हम लोग मेजर बैटल्स देखेंगे जिसकी वजह से हमारे इंडिया पर ब्रिटिशर्स ने अपनी एक तरीके से कहें हम हुकूमत जमा ली थी. नाउ किस वॉर से स्टार्टिंग हुई ब्रिटिशर्स के पावरफुल बनने की, कौन कौन से वॉर उन्होंने किस किस एरिया को अपने अंडर में करने के लिए लड़े थे, दैट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वेरी फर्स्ट. नाउ औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर. देखिए अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी? फर्स्ट ऑफ ऑल द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी वॉज बाबर, देन हुमायूं, देन अकबर, फिर उसके बाद आपके जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब आते हैं. औरंगजेब बहुत पावरफुल रूलर थे. किस डायनेस्टी के? मुगल डायनेस्टी के. बाकी सब भी थे, वैसी बात नहीं है, बट ही एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ टेरिटरी दैट इज नोन एज इंडिया. स्टार्टिंग से बात करें, अकबर भी बहुत पावरफुल थे. औरंगजेब की यहाँ बात की जा रही है. औरंगजेब ने अपने टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा पावरफुल किंगडम रूल ओवर किया था जिसे हम आज का इंडिया बोलते हैं. आफ्टर हिज डेथ, उनकी डेथ जब 1707 में हो जाती है, बहुत सारे जो मुगल गवर्नर्स एंड बिग ज़मींदार थे वो एक तरीके से अपनी अथॉरिटी को अपने रीजनल किंगडम्स में बढ़ाने लग जाते हैं कि राजा की तो डेथ हो गई है, अब कौन देखेगा इन सब चीज़ों को. एज पावरफुल रीजनल किंगडम्स एमर्ज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, दिल्ली कुड नॉट लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर. पहले औरंगजेब की टाइम पीरियड में दिल्ली से पूरा राज संभाला जाता था. जैसे राजा की डेथ हो जाती है, छोटे छोटे जो रूलर्स थे ना, वो अपने आप को इनकी पकड़ से बाहर करने के लिए, अथॉरिटी से बाहर करने के लिए रीजनल किंगडम्स को एक तरीके से फ्री करना चाह रहे थे. तो अब जो दिल्ली से एक सल्तनत चल रही थी, दिल्ली एक सेंट्रल पावर थी, अब वो नहीं रह पाई थी बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ औरंगजेब. By the second half of 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon, the British. ब्रिटिशर्स की एंट्री एक तरीके से हम बोले अकबर के टाइम पीरियड में ही हो चुकी थी. उसके बाद ब्रिटिशर्स इंडिया में लग गए थे ना, 200 सालों तक राज किया था उन्होंने हम पे. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं औरंगजेब के टाइम पर एक और पावर जो इम्पोर्टेंट बढ़ती जा रही थी, वो की है ब्रिटिशर्स की पावर. क्या हमें पता है कि जो वो सिर्फ ट्रेड करने के लिए आए थे वो हम पर हुकूमत कैसे करने लग गए? डू यू नो दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी, मतलब बस व्यापार करने के लिए आए थे. एंड वन रिलेटेड टू एक्वायर टेरिटरीज, हाउ देन डिड दे बिकम टू बी मास्टर्स ऑफ अ वास्ट एम्पायर. व्यापार करने आए थे और धीरे धीरे उन्होंने हमारे पूरे एरिया को अपने अंडर में कैसे कर लिया, दैट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. So our very first topic of this chapter is East India Company, that we all known as Britishers. अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, क्यों वो भी पढ़ेंगे. ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट. कैसे ईस्ट? मतलब अगर हम 0 डिग्री की बात करें, ईस्ट कैसे? ये रहा 0 डिग्री, सॉरी ये रहा आपका अर्थ का एक सर्कल डायग्राम, ये 0 डिग्री है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है. आपका जो ब्रिटेन है वो यहाँ पर है, उसके लिए क्या है? ईस्ट ही है. दैट्स वाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स टू ईस्ट. In 1600, the East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I, granting it the sole right to trade with the East. 1600 में परमिशन लेके, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट की परमिशन लेके एक तरीके से वो इंडिया की तरफ आते हैं ट्रेड करने के लिए. ईस्टर्न डायरेक्शन में, इंडिया भी नहीं, ईस्ट की डायरेक्शन में आते हैं ट्रेड करने के लिए. इसका मतलब ये है, दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड compete the East India Company. With this charter, the company could venture across the oceans looking for new lands from which it could buy goods at a cheaper price, carry them back to Europe and sell
एट हायर प्राइसेस। उनका मेन मकसद क्या था, घूमेंगे अलग अलग एरियाज़ में ईस्टर्न डायरेक्शन की तरफ, वहाँ से सस्ता माल लेंगे और उन सस्ते मालों को अपने एरियाज़ में लेके जाएंगे, वहाँ से उन्हें गुड वन प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके वापस हम महंगे दामों में बेचेंगे। ये उनका व्यापार करने का तरीका था। आई एम अगेन रिपीटिंग, उनका मेन मोटिव क्या था, ज़मीनों पर जाना, वहाँ से सस्ते दामों में चीज़ें लेना, उन्हें अपने यूरोप में लेके जाना और फिर वापस उन्हें महंगे दामों में बेच देना। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फेयर कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। किसी और से डर था नहीं उन्हें। मर्चेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरीली by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear. Now यहाँ पर मर्चेंटाइल का मतलब इन ग्रीन बॉक्स में लिखा हुआ है, और बिजनेस एंटरप्राइज दैट मेक्स प्रॉफिट प्राइमरीली थ्रू ट्रेड बाइंग गुड्स चीप एंड सेलिंग देम एट हायर प्राइसेस। यहाँ पर वही बात की जा रही है, मर्चेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज, एट दैट टाइम क्या होता था, सामान कच्चा माल हम लोगों ने इंडिया में से ले लिया, यूरोप लेके गए, वहाँ से उन्हें एक गुड वन प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके वापस इंडिया में आके बेच दिया। तो हमारे से जो रफ मटेरियल लिया गया था उसको फाइन प्रोडक्ट में लाके हमें बेच दिया जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी एट दैट टाइम। The Royal Charter, however, could not prevent other European powers from entering in the Eastern market. अब ज़रूरी थोड़ी है कि यूरोप में सिर्फ एक ब्रिटेन ही है, और भी अदर कंट्रीज हैं जो कि व्यापार करना चाहती हैं, जैसे पुर्तगाल हो गया, फ्रांस हो गया, एक्सेट्रा। By the time the first English ship sailed down the west coast of Africa, around the Cape of Good Hope and crossed the Indian Ocean, the Portuguese has already established their presence in the western coast of India and their base in Goa. देखिए ज़रूरी नहीं है, इन ब्रिटेन से पहले भी और लोग भी आए थे। अगर हम फर्स्ट इंग्लिश शिप की बात करें, उससे पहले केप ऑफ गुड होप यहाँ पर है, अफ्रीका के सदर्न डायरेक्शन में। इस तरीके से ये जो रूट है ना, ये वास्को डी गामा के द्वारा खोजा गया था, सी रूट जो है, उससे पहले, इनके आने से पहले ही पोर्तुगीज़ पहले से गोवा में थे। इन फैक्ट इट वॉज वास्को डी गामा, यहाँ पर नाम आ गया है, अंडरलाइन दिस, इट वॉज वास्को डी गामा अ पोर्तुगीज एक्सप्लोरर। अगर हम यहाँ बात करें, आपकी पिछले क्लासेस में आपने मार्को पोलो, इब्न बतूता का नाम सुना था, वो भी ट्रैवलर थे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। तो यहाँ बात की जा रही है पोर्तुगीज एक्सप्लोरर वास्को डी गामा हु हैड डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन 1498। अंडरलाइन कर लीजिएगा, सी रूट मतलब समुद्र के जरिए जो रास्ता था वो खोजा गया था, वास्को डी गामा ने खोजा था। पोर्तुगीज ट्रैवलर थे वो इंडिया तक का। बाय द अर्ली 17th सेंचुरी द डच, देखिए पोर्तुगीज़ हो गया, ब्रिटेन हो गया, डच भी यहाँ पर आ गए हैं, वर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रेड इन इंडियन ओशन। सून द फ्रेंच ट्रेडर अराइव्ड ऑन द सीन। सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था, बहुत वेल्थ है, प्रोस्पेरिटी इंडिया के अंदर, उससे एक तरीके से इन्फ्लुएंस होकर और भी अदर कंट्रीज़ इंडिया में ट्रेड करने के लिए आना चाहती थी, जिसमें डच हो गए, पोर्तुगीज़ हो गए, फ्रेंच हो गए और ब्रिटिश हो गए। Now, the problem was that all the companies were interested in buying the same things. सभी को एक जैसी ही चीज़ें चाहिए यहाँ से। The fine qualities of cotton and silk produced in India had a big market in Europe. और हमारे यहाँ इतनी फाइनेस्ट क्वालिटी का सिल्क मिलता था जो कि यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड में था, सभी लोग वो ही कैरी करना चाहते थे। पेपर, क्लोव्स, कार्डमन, सिनेमन टू वर इन ग्रेट डिमांड। आज जो काली मिर्ची बहुत नॉर्मली घरों में मिल जाती है, एट दैट टाइम वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पाइस था, मतलब मसाला था। उन्हें इंडिया में काली मिर्ची बहुत अच्छे अमाउंट में कल्टिवेट होती है, बट ब्रिटेन का ठंडा मौसम है, तो उनको एक तरीके से मेडिसिनल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है कार्डमन, सॉरी यहाँ पर ब्लैक पेपर की मैं बात कर रही हूँ। तो ये सारे जो स्पाइसेस है ना, उनकी भी ग्रेट डिमांड थी आपकी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर। कंपटीशन बढ़ता गया यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर कि कौन ज़्यादा पावरफुल बन जाए, कि जल्दी से जल्दी यहाँ से सामान खरीदें, सस्ते में खरीदें यहाँ से। द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लरिश वेज बाय एलिमिनेटिंग राइवल कॉम्पिटिटर्स। अब हम एक क्लास में, या फिर हम बोलें एक ही शेर होता है, क्लास में नहीं, एक नॉर्मल सी बात, जंगल में एक ही शेर होता है, तो हमें क्या करना है, दूसरे कॉम्पिटिटर को हराने के लिए, हमारी सत्ता बनी रहे, दूसरे कॉम्पिटिटर हारेंगे तभी, तो अपने राइवलरीज को हराने के लिए, कॉम्पिटिटर्स को आप हरा दोगे तो आप खुद ही वो पावरफुल बन जाओगे। द अर्ज टू सिक्योर मार्केट देयरफॉर लेड टू फियर्स बैटल बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज। और हम यूं ही तो किसी के बोलने से चले नहीं जाएंगे, बैटल स्टार्ट हो गई थी कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। डच, फ्रेंच, पोर्तुगीज़, बहुत सारे जो ट्रेडिंग कंपनी से वो इंडिया में आए थे, पर अपनी ताकत
सबसे ज़्यादा किसको बढ़ाए रखनी है, उसके लिए उन्हें बैटल्स करनी पड़ रही थी। नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, थ्रू द 17th एंड 18th सेंचुरी दे रेगुलरली सैंक ईच अदर्स शिप, डुबाते रहे, मतलब आक्रमण होते रहते इन लोगों के शिप्स में। ब्लॉकयार्ड रूट्स ब्लॉक कर दिया, प्रिवेंट राइवल शिप्स फ्रॉम मूविंग विद सप्लाईज ऑफ गुड्स, मतलब उन्हें जाने ही नहीं दिया गया, आने नहीं दिया जा रहा है, जाने नहीं दिया गया है, ताकि वो कमज़ोर पड़ते जाएं, जिस वजह से ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। इस वजह से क्या हो गया, आर्मी या फोर्टिफिकेशन मतलब सेफ्टी मेजर्स ज़्यादा रखने पड़े थे अपने सामानों की सेफ्टी करने के लिए। Now, this effort to fortify settlements and to carry on profitable trade also led to intense conflict with local rulers। अब देखिए, हमने यहाँ से सामान दे दिया, अब फोर्टिफिकेशन होगा, उसकी बंदोबस्ती, मतलब उस सामान को दूसरी जगह पहुँचाने के लिए आर्मीज जो हैं या जो आपके सोल्जर्स थे उसकी सेफ्टी करेंगे, तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्शंस होने लग गए थे लोकल रूलर्स में और आपकी ईस्ट इंडियन कंपनी में। ईस्ट इंडियन कंपनी एक तरीके से घुसने की कोशिश कर रही थी, या और अदर ट्रेडिंग कंपनीज भी घुसने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे व्यापार करने आए तो इसमें आर्मी की क्या ज़रूरत है, सोल्जर्स की क्या ज़रूरत है, पर इस वजह से कॉन्फ्लिक्शंस आते जा रहे थे लोगों के बीच में, रूलर्स के बीच में, लोकल रूलर्स के बीच में। द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। और धीरे धीरे क्या होता है, ट्रेड जो व्यापार था वो धीरे धीरे पॉलिटिक्स में कन्वर्ट होता गया, पॉलिटिक्स होने लग गई। आप यहाँ से सामान लेके जा रहे हो, अगर आपने फोर्टिफिकेशन नहीं किया इसका तो सामान चोरी हो जाएगा। कभी कभी इन्फॉर्मेशन दी जाती थी कि इसका सामान यहाँ से लेके जाया जाना है, तो ट्रेड में पॉलिटिक्स आ गई थी। इसके बाद देखते हैं क्या होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल, वेस्ट बंगाल, जहाँ पर इलेक्शन कैंपेन्स भी चल रहे हैं। Now, the first English factory was set up on the banks of the river Hooghly in 1651. Underline this. पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ लगी, रिवर हुगली। हुगली रिवर कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, 1651 में। दिस वॉज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर्स नोन एज दैट टाइम एज फैक्टर्स ऑपरेटेड। द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस जहाँ पे सामान इकट्ठा किया जाता है, गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाता है, इम्पोर्ट किया जाता है, ऑफिसेज होते हैं ऑफिशियल्स के, उसे वेयर हाउस बोलते हैं। जैसे जैसे ट्रेड एक्सपैंड होता गया, द कंपनी पर्सुएडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। अब देखिए, फैक्ट्री हमने यहाँ लगाई है तो हमें वर्कर्स चाहिए होंगे, हमें सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो हर इंसान रोज़ रोज़ तो अप डाउन नहीं कर पाएगा। तो हमने क्या किया, उस एरिया के बगल में ही लोगों को यहाँ पर आके सेटल होने के लिए कहने लग गए। 1696 तक स्टार्ट होते होते यहाँ पर सेटलमेंट हो गया, बहुत ज़्यादा लोग आके बसने लग गए थे। 2 years लेटर इट ब्राइब मुगल ऑफिशियल्स इनटू गिविंग द कंपनी जमींदारी राइट ओवर द 3 villages. One of these was Kalikata, which later grew into the city of Calcutta or Kolkata. It was known today. आज का कोलकाता एट दैट टाइम कालीकत्ता के नाम से जाना जाता था। इट वॉज ऑल्सो परसुएटेड द मुगल एम्परर औरंगजेब इशू अ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। एट दैट टाइम ड्यूटी लगती, मतलब टैक्स देना पड़ता था आपको ट्रेड देने के लिए, ट्रेड करने के लिए। तो औरंगजेब से ऐसा बोला गया कि क्यों ना हम ड्यूटी फ्री, आप हमें थोड़े मौके तो दें, हमारे पर जो टैक्स लगे उनको फ्री कर दीजिए। तो औरंगजेब से ये बोला गया। उसके बाद क्या होता है, द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशन, और रियायत मांगी जा रही थी ट्रेड करने के लिए, एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस। और उन्होंने क्या किया, रियायत जैसे ही दी गई, थोड़ी बहुत रियायत दी गई तो उसका गलत फ़ायदा उठाने लग गए थे, अपनी प्रिविलेजेस का गलत फ़ायदा उठाने लगे थे ब्रिटिशर्स। औरंगजेब फिर फरमान जारी कर देते हैं और उनसे सारे के सारे जो छूट दी गई थी ना वो वापस ले लेते हैं। औरंगजेब की बात हो रही है, जो कि इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने पढ़ा था, बंगाल की बात हो रही है। पहले तो इन्होंने अपनी स्टैब्लिश किया एक फैक्ट्री, उसके बाद क्या किया, हमसे छूट मांगी, औरंगजेब से छूट मांगी, उन्होंने दी, तो उस छूट के बदले और छूट मांगी और उस पुरानी छूट या फिर जो छूट मिल रही है उसका फ़ायदा उठाने लग गए। तो औरंगजेब ने क्या किया, सारे के सारे ग्रांट उनसे वापस ले लिए एंड ड्यूटी फ्री जो राइट था उनसे वापस ले लिया। बट ऑफिशियल ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग टू प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी, this they refused to pay, causing an enormous loss of revenue for Bengal. How could the Nawab of Bengal Murshid Quli Khan not protest? अब देखिए यहाँ पर मुर्शीद कुली खान का नाम आ रहा है। इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से इंटरफेरेंस या फिर धोखा दिया था, वो सारी चीज़ें इंक्लूड करते हुए हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ेंगे कि ड्यूटी फ्री, ड्यूटी आपको देनी है, मतलब टैक्स आपको देना है। कैसे उन्होंने टैक्स दिया, क्या क्या बाद में चेंजेस होते हैं हमारी इस पॉलिटिक्स के अंदर, दैट वी विल डिस्कस।
ना हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, मतलब व्यापार चल रहा है, व्यापार मतलब लेना और देना, उसमें बैटल्स की क्या ज़रूरत है। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट we will discuss in the next class. So that's it for today's class. Thank you.